हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में हम एक नया एमसीक्यू वीडियो एक वीडियो लेके आए हैं जो कि इससे रिलेटेड रहता है, जो हमारे पीडियाट्रिक नर्सिंग या आप कह सकते हो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, या हम कह सकते हैं कि इसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड रहता है ना। जिसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, और टॉपिक का नाम है पाइलोरिक स्टेनोसिस। टॉपिक का नाम क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसको किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में बोलते हैं हम एचपीएस। एचपीएस का मतलब है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या? हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। एचपीएस, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, या आप बोल सकते हो पाइलोरिक स्टेनोसिस। चलते हम देखते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में क्या क्या बातें रहती हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि होता क्या है पाइलोरिक स्टेनोसिस। सबसे पहली बात तो ये है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पाइलोरिक स्टेनोसिस, दो वर्ड है यहाँ पे। एक वर्ड है पाइलोरिक, जिसका मतलब है पाइलोरिक स्फिंक्टर। दो वर्ड है यहाँ पे, एक है पाइलोरिक जिसका मतलब है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और दूसरा वर्ड है स्टेनोसिस जिसका मतलब है नैरोविंग। यानी कि सीधा सीधा मतलब है जो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसकी क्या हो जाना, नैरोविंग हो जाना। क्या कहलाता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। होता कहाँ है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर? तो ये जैसे हमारा क्या है, स्टमक है, ईसोफेगस, स्टमक, ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो रहा है ना। ये कौन है? ईसोफेगस, ये है स्टमक, और यहाँ से कौन शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट। अब जो हमारा ये जो ईसोफेगस जहाँ से किसके साथ कनेक्ट हो रही है, स्टमक के साथ में, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, और इस स्फिंक्टर का नाम होता है क्या? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। ये क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार कि कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसको कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोला जाता है। दूसरा स्फिंक्टर जो है वो कहाँ पे होता है? तो दूसरे स्फिंक्टर की अगर बात करें तो ये जहाँ पे स्टमक जो है इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है, और इस स्फिंक्टर का नाम क्या रहता है? इस स्फिंक्टर को बोला जाता है क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब क्या हो जाए, अगर ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर की सेल और टिश्यू जो है वो क्या हो जाते हैं, ग्रो करके, यानी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, सेल के साइज़ में इंक्रीमेंट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ क्या हो जाती है, नैरोविंग हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगी, नैरोविंग हो जाएगी, है ना। जैसे नॉर्मल, ये क्या था, नॉर्मल ल्यूमन था, और इस ल्यूमन के अंदर आके क्या हो गई, यहाँ पे जो सेल और टिश्यू है उनकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, और ये क्या हो गया, जो पैसेज जो था वो क्या हो गया, नैर हो गया। ये पैसेज क्या हो गया, नैर हो गया। और जब ये नैर हो गया तो यहाँ से अब जो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग की रेट जो है, ये जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है ये इसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टमक के में कंटेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तक रुकने लगेगा, है ना। लंबे समय तक जो भी खाए पिएगा बच्चा, या जो भी पेशेंट जो है, मोस्टली ये बच्चों के अंदर होता है, पीडियाट्रिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो बच्चों के अंदर होती है ना। तो जो है बच्चा जो भी खाएगा वो लंबे समय तक क्या होगा, उसके स्टमक में ही पड़ा रहेगा, स्टमक आगे एम्प्टी होगा नहीं, और उसकी वजह से बार बार बच्चे को क्या होती रहती है, वोमिट होती रहती है। क्या होती रहती है? वोमिट होती रहती है। और वोमिटिंग से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, और हम साइन सिम्टम में पढ़ेंगे कि कार्डिनल साइन क्या होता है, या कार्डिनल साइन सिम्टम क्या रहता है किसका, हमारा जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है। या तो आपको बोलेगा कार्डिनल क्लिनिकल फीचर्स, है ना, या आपको साइन सिम्टम पूछेगा तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को क्या होती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। दैट इज ए कार्डिनल साइन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है ना। तब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटेल में, देखते हैं हम आगे की तरफ चलते हैं।
तो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता, हाँ पाइलोरिक स्टेनोसिस, सॉरी, होता क्या है पाइलोरिक स्टेनोसिस? तो क्या है, एक डिजीज़ है, it is a disease, it is a disease in which due to the disease in which, जिसमें क्या होता है, होती किसकी वजह से है, ड्यू टू दी hypertrophy of, due to the hypertrophy of muscular layer of, hypertrophy of muscular layer of, trophy of muscular layer of pyloric sphincter, या बोल सकते हो पाइलोरस, पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसकी जो मस्कुलर लेयर है उसकी सेल और टिश्यू के अंदर क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस मेकोस, ड्यू टू दिस मेकोस नैरोविंग, जो क्या करेगी, नैरोविंग, या बोल सकते हो क्या, स्टीनोसिस, नैरोविंग, या क्या होगा, स्टीनोसिस होगा। अब ये होती कैसे है, तो बात करें तो पहले जो है ये क्या है, कंजेनाइटल डिजीज़ में आती थी, है ना, पहले क्या होती थी, ये कंजेनाइटल होती थी, कंजेनाइटल डिजीज़। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात, बच्चा जब भी पैदा होता था तो इस बीमारी के साथ ही पैदा होता था। बट आजकल क्या हो गया है, बट नाउ एडेज, बट आजकल नाउ एडेज, nowadays no one has acquired anomaly, no one has acquired anomaly, बट आजकल क्या हो गई है, एक्वायर्ड हो गई है ना। पहले क्या थी, कंजेनाइटल थी, आजकल ये क्या हो गई है, एक्वायर्ड हो गई है। अच्छा, तो मेल चाइल्ड जो होते हैं, है ना, मेल चाइल्ड जो होते हैं वो फीमेल चाइल्ड से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इस डिजीज़ के अंदर। इंपॉर्टेंट बात रहती है, पूछी जाने वाली बात है। मेल चाइल्ड आर more affected than more affected than फीमेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है किससे, फीमेल चाइल्ड से। कितना, 5 गुना, 5 टाइम ज़्यादा, है ना। तो मेल चाइल्ड 5 टाइम मोर अफेक्टेड, मेल चाइल्ड जो होता है वो 5 टाइम ज़्यादा क्या होता है, अफेक्टेड होता है, किससे, फीमेल की तुलना में। और ये ख़ास बात और कि बात करें तो फर्स्ट चाइल्ड जो होता है, फर्स्ट चाइल्ड इज़ मोर अफेक्टेड, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो क्या होता है, मोर अफेक्टेड होता है, ज़्यादा अफेक्टेड होगा फर्स्ट चाइल्ड। तो कुछ बेसिक बातें की हमने किसके बारे में, HPS या पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। अच्छा, अब और कुछ बातें देख लें। साइन सिम्टम क्या क्या होंगे इस बीमारी के, साइन सिम्टम, साइन सिम्टम क्या क्या होंगे, तो साइन सिम्टम की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट साइन, या मैंने जो आप अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कार्डिनल साइन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग,
दैट इज ए कार्डिनल साइन, जो कि क्या है, कार्डिनल साइन रहता है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या है, कार्डिनल साइन है। कार्डिनल साइन। तो साइन सिम्टम की बात करें तो साइन सिम्टम में क्या क्या होगा, तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है ये क्या है, कार्डिनल साइन है। क्या है, कार्डिनल साइन है किसका, किसका, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, एचपीएस या पाइलोरिक स्टेनोसिस का। दैट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी साइन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, तो जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी ये कैसी होगी, तो इस वॉमिटिंग के अंदर क्या नहीं होगा, बाइल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बाइल नहीं होगा, यानी कि ये नॉन बिलियस होगी। नॉन बिलियस क्यों होगी, क्योंकि ये स्टमक से आ रही है ना, इंटेस्टाइन से नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें बाइल एब्सेंट होगा, एब्सेंस ऑफ बाइल। बाइल की क्या होगी, यहाँ एब्सेंस होगी। तो कैसी होगी ये, कलर की बात करें तो ये कैसी होगी, कॉफ़ी कलर की होगी। कैसी होगी, कॉफ़ी कलर की होगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो दूसरा जो है साइन रहता है इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी बढ़ सकता है बच्चे का, ब्रेन इंजरी की वजह से बच्चे को इंजरी हो सकती है ना, और उसकी वजह से आईसीपी बढ़ सकता है। तो इंक्रीज आईसीपी के साइन सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। इंक्रीज आईसीपी ड्यू टू ब्रेन इंजरी, ब्रेन में इंजरी की वजह से इंक्रीज आईसीपी के साइन आ सकते हैं आगे चल के। और क्या हो सकता है, फुलनेस ऑफ स्टमक की फीलिंग आएगी, है ना, स्टमक फुल है ऐसा फील होगा, फुलनेस ऑफ स्टमक। फुलनेस ऑफ स्टमक यानी कि बच्चे के एब्डोमेन जो है उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्टमक का साइज़ बढ़ जाएगा। इंक्रीज साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा बच्चा किस में जा सकता है, डिहाइड्रेशन में जा सकता है। बच्चा किस में जा सकता है, डिहाइड्रेशन में जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसको बार बार क्या हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्यों, क्योंकि क्या हो रही है, उसको बार बार वॉमिट हो रही है, ड्यू टू वॉमिटिंग। अब बार बार वॉमिटिंग होगी तो क्या होगा, एसिड का लॉस होगा। जब बार बार वॉमिटिंग होगी तो क्या होगा, एसिड का लॉस होगा, और एसिड का लॉस होगा तो बॉडी में क्या होगी, एसिड की मात्रा कम होगी, और एसिड की मात्रा कम होगी तो बेस बढ़ेगा, और बेस बढ़ेगा तो बच्चे में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया बच्चे में, एसिड बेस इम्बैलेंस, है ना। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले बच्चे में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलता है। कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एसिड बेस इम्बैलेंस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। एसिड बेस इम्बैलेंस का पता लगाने के लिए तो क्या करते हैं हम, एबीजी टेस्ट किया जाता है ना। एसिड बेस इम्बैलेंस का पता लगाने के लिए क्या करते हैं,
एसिड बेस इम्बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? एबीजी सैम्पलिंग। एबीजी सैम्पलिंग का मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस एबीजी के लिए भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है एबीजी करने से पहले। और वो टेस्ट कौन सा है? तो वो टेस्ट कौन होता है? एलन टेस्ट किया जाता है। अब एलन टेस्ट जब करते हो तो एलन टेस्ट के लिए आपको एलन टेस्ट करने से पहले प्रायोरिटी पूछी जाएगी। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो आपने क्या करना होता है? टू चेक द patency of ulnar artery. Check the patency of ulnar artery। तो फिर आपको एलन टेस्ट की मोस्ट कॉमन साइट भी पूछेगा। एग्जामिनर बोलेगा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अल्नार टेस्ट। मोस्ट कॉमन साइट तो आपने बता देना है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी। अगर आपको बोले कि एक पेशेंट में एलन टेस्ट करना है और अपर एक्सट्रीमिटी में सर्कुलेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज टाइप का है, तो फिर आप क्या बताओगे? तो फिर आपने बता देना है क्या? फीमोरल आर्टरी। तो फिर आपको बोलेगा कि जब एलन टेस्ट करोगे तो एलन टेस्ट करने के लिए कितना ml ब्लड लेना है? तो 3 से 5 ml ब्लड लेना है आपने। कितना लेना होगा? 3 से 5 ml। किस में लोगे? लाल, नीली, हरी, पीली, किस में? तो हिपेरीनाइज सिरिंज के अंदर। किस में? हिपेरीनाइज सिरिंज के अंदर कलेक्ट करना है। हिपेरीनाइज सिरिंज के अंदर 3 से 5 ml ब्लड लोगे और लेने के 15 से 20 मिनट में, लेने के बाद 15 से 20 मिनट में लैब के अंदर भेज देना है। विद इन 15 to 20 मिनट क्या कर देना है? लैब के अंदर भेज देना है। ये सारी की सारी बातें रहती है एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर, है ना। एबीजी करोगे, है ना। अब एबीजी में क्या क्या देखते हो? तो एबीजी में चेक क्या क्या किया जाता है उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या क्या चीज़ें एबीजी में देखते हो? तो जब एबीजी करोगे तो एबीजी में क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी? तो पीएच देखा जाएगा। और क्या देखा जाएगा? PaCO2 ये चीज़ें देखी जाएगी। इसके साथ साथ बाइकार्बोनेट चेक किया जाएगा। H+ आयन चेक किए जाएंगे, है ना। ये लेवल चेक किए जाएंगे। तो पीएच नॉर्मल कितना होता है? तो नॉर्मल ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45 तक। अच्छा, PaCO2 कितनी होती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो 35 से 45 mm ऑफ Hg। अच्छा, तो फिर आपको बोलेगा PaO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक होता है SpO2 जो सैचुरेशन होती है हमारी, ये PO2। और PaO2 कितनी होगी? 80 से 100 mmHg। कितनी होगी? 80 से 100 mmHg। अच्छा, फिर आपको बोलेगा बाइकार्बोनेट कितना होता है? तो बाइकार्बोनेट कितना होता है? 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये सारी नॉर्मल वैल्यू रहती है और ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती है किसके अंदर? एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर आप ये सारी चीज़ें चेक करते हो। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं बात और क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे हमें। तो और क्या क्या साइन सिम्टम होंगे? तो क्या होगी हमें जो है नेक्स्ट और साइन सिम्टम देखते हैं क्या क्या होंगे। और क्या क्या साइन सिम्टम होंगे? तो जो रहता है एक वेव लाइक मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको, है ना। वेव लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगी।
वेव लाइक पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वेव लाइक पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलती हुई दिखाई देगी आपको। कहाँ से कहाँ तक? लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या होगी आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की एक वेव जाती हुई दिखाई देगी। और क्या फील होगा? तो आपको जो है राइट अपर कोऑर्डिनेट जो है हमारा, जो राइट अपर कोऑर्डिनेट रहता है, उस राइट अपर कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होगा? ओलाइव शेप मास फील होगा, है ना। ओलाइव शेप मास फील होगा कहाँ पे? राइट अपर क्वाड्रेंट में। और क्या होगा? और क्या होगा? तो आप जैसे बच्चे को फीड दे दोगे, फीड देने के विदिन 30 मिनट बच्चा क्या हो जाएगा? दोबारा से भूखा फील करने लगेगा, दोबारा से फीडिंग मांगने लगेगा। आफ्टर फीडिंग जैसे आपने क्या किया? फीड दे दिया, है ना, बच्चे को क्या करा दिया? फीड करवा दिया। आफ्टर फीडिंग, आफ्टर फीडिंग विदिन 30 मिनट, आफ्टर फीडिंग विदिन 30 मिनट फीलिंग हंगर, बच्चा क्या फील करेगा? भूखा फील करेगा। फीलिंग हंगर, हंगर फीड देने के बाद। इसके अलावा और क्या होगा? तो और आपको क्या देखने मिलेगा? बच्चे के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, है ना। कॉन्स्टिपेशन में चला जाएगा। कॉन्स्टिपेशन में चला जाएगा बच्चा। तो फिर तो डायग्नोस कैसे करें? पता कैसे लगाओगे? तो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे। और डायग्नोसिस में क्या क्या करोगे? तो डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है आपने? हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है, फिजिकली एग्जामिन करना है। उसके अलावा आप क्या कराओगे? अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाओगे। इसके अलावा आपने क्या करवाना है? बेरियम मील एक्सरे करवाना है। क्या कराना है? बेरियम मील एक्सरे। बेरियम मील एक्सरे करवाना है ना। बेरियम मील एक्सरे में क्या करते हैं? तो बच्चे को क्या करोगे? बेरियम सल्फेट पिलाओगे। और बेरियम सल्फेट पिलाने के बाद आप क्या करोगे? उस पार्ट का एक्सरे करवा लो। तो क्या होता है? ये जो बेरियम है, जैसे मान लीजिएगा ये पेशेंट का स्टमक है ना। तो क्या हुआ? आपने जैसे बच्चे को क्या किया? बैरियम पिलाया। तो बैरियम पिलाने के बाद ये बैरियम क्या होगा? यहाँ से निकलता हुआ जाएगा और जाके क्या होगा? अगर यहाँ पे जो है ये जो नैरोविंग हो रखी है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा, यहाँ से आगे पास नहीं हो पाएगा। और जब आप एक्सरे कराओगे तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा? बैरियम इकट्ठा हुआ दिखाई दे जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रखी है? ओवर ग्रोथ हो गई है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो क्या हो रखा है? नैरो हो रखा है। इसको बोलते हैं बैरियम मील एक्सरे, बैरियम मील एक्सरे। अच्छा, और क्या? तो और क्या कराओगे? और क्या करना है? और एंडोस्कोपी कराएंगे साहब, है ना। अपर जीआई ट्रैक्ट जो है, अपर जीआई ट्रैक्ट जो, उसकी क्या कराओगे? एंडोस्कोपी कराओगे। एंडोस्कोपी कराएंगे इसकी, अपर जीआई की, अपर जीआई का एंडोस्कोपी कराएंगे। तो कोई ट्रीटमेंट इसका डायग्नोस हो गया, मान हो गया है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? तो ट्रीटमेंट में क्या करना है आपने? हाइड्रेशन थेरेपी देनी है। क्या करनी है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाइड्रेशन थेरेपी दोगे ताकि बच्चे को क्या किया जा सके? डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट किया जा सके। अरे हाइड्रेशन थेरेपी दोगे। फ्लूइड देना है, फ्लूइड, हाइड्रेशन थेरेपी, ताकि क्या किया जा सके? क्या किया जा सके? आईवी फ्लूइड देना है ना, ताकि क्या किया जा सके? डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का पता कैसे लगेगा?
एक बच्चा है, छोटा बच्चा, 2 दिन का बच्चा है, उसमें डिहाइड्रेशन का कैसे पता लगाएंगे? तो उसमें क्या करोगे, फोंटानेल को चेक करना है। क्या करना है? फोंटानेल को चेक करोगे। फोंटानेल क्या होगा यहाँ? सनकन फोंटानेल होगा या डिप्रेस फोंटानेल होगा? सनकन या डिप्रेस फोंटानेल होगा। अगर एक बच्चे की बात करें, एक चाइल्ड, ये तो हो गया इन्फेंट में। ये तो हो गया इन्फेंट में कि साहब फोंटानेल चेक करेंगे। अगर एक चाइल्ड की बात करूँ मैं, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में क्या करोगे? तो चिल्ड्रन में क्या करेंगे साहब? तो चिल्ड्रन में उसकी एब्डोमन स्किन की क्या करेंगे? एब्डोमन से स्किन टर्गर चेक करोगे। एब्डोमन के ऊपर से क्या करना है आपने? स्किन टर्गर चेक करना है। स्किन टर्गर। एक अडल्ट की बात करें, अडल्ट में क्या है? तो अडल्ट में क्या करना है? जो चेस्ट ओवर द स्टर्नम वाला जो एरिया रहता है, ओवर द स्टर्नम, वहाँ से क्या करोगे? स्किन का टर्गर चेक करोगे। वहाँ से क्या करोगे? स्किन का टर्गर चेक करोगे। ये सारी बातें आपने करनी है। चाइल्ड, बच्चा है, तो आपने क्या करना है? जो एब्डोमेन के ऊपर की स्किन है उसकी स्किन टर्गर चेक करो। इन्फेंट है तो उसमें सनकन या डिप्रेस फोंटानेल होगा। अडल्ट है तो ओवर द स्टर्नम आपने क्या करना है? स्किन ट्रिगर चेक करना है। स्किन ट्रिगर इज द कार्डिनल साइन, है ना, पता लगाने के लिए डिहाइड्रेशन के बारे में। इसके अलावा आपने क्या करना है? पेशेंट को हाइड्रेशन थेरेपी दे दी है डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए। 2 नंबर पे क्या करोगे? 2 नंबर पे आपने क्या करना है? पेशेंट को एंटी एमेटिक देना है। क्या करना है? एंटी एमेटिक में क्या दोगे? जैसे डोमपेरिडोन दे दिया। क्या दिया? डोमपेरिडोन। अरे क्या करेगी डोमपेरिडोन? तो डोमपेरिडोन एक प्रोबायोटिक्स है। क्या है डोमपेरिडोन? डोमपेरिडोन एक प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक का मतलब, अरे ये क्या करती है? प्रोबायोटिक का मतलब क्या है? ये क्या करती है? रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग को रैपिड कर देती है, जल्दी जल्दी खाली करवाती है। रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। इसके अलावा क्या करना आपने? इसके अलावा राइल्स ट्यूब सक्शनिंग करोगे। अरे क्या करोगे? राइल्स ट्यूब सक्शनिंग। क्या करोगे? राइल्स ट्यूब सक्शन करोगे। और क्या करोगे? अरे राइल्स ट्यूब सक्शनिंग करोगे। राइल्स ट्यूब सक्शनिंग। राइल्स ट्यूब सक्शन करना है ताकि क्या किया जा सके? स्टमक को डीकम्प्रेस किया जा सके, क्योंकि फुलनेस ऑफ स्टमक हो रहा था ना, स्टमक डीकम्प्रेशन होगा इससे। अरे समझे कि नहीं, है ना? इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि इन्फेंट को पोजीशन, बच्चा जो है, बच्चे को कैसी पोजीशन दोगे? पोजीशन के बारे में क्वेश्चन बनता है एचपीएस से। पोजीशन पूछी जाएगी आपसे, तो क्या करना आपने? पोजीशन, कैसी पोजीशन? तो बोल देना साहब अपराइट पोजीशन देंगे। कैसी पोजीशन देंगे? अरे अपराइट पोजीशन देंगे। अपराइट पोजीशन। अच्छा, तो मेडिसिन से ट्रीट नहीं होगा तो कोई सर्जरी है क्या इसकी? हाँ जी ज़रूर है। सर्जरी भी है क्या इसकी? है। क्या है? अरे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो क्या हो रहा था, हाइपरट्रॉफिड हो गया था, उसको काट के ही निकाल दो, है ना। क्या कर दो? पाइलोरोमायोटमी कर दो। अरे पाइलोरोमायोटमी कर दो, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? फ्रीडेंड रामस्टैंड ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रीडेंड रामस्टैंड ऑपरेशन। रामस्टैंड ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये क्या है? ये क्या है? रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है। यानी कि हम क्या करते हैं, जो पायलट सेंटर की मसल जो ज़्यादा बड़ी हुई थी उनको क्या कर देते हैं? निकाल दिया जाता है ना।
तो जब ये ऑपरेशन करोगे तो प्री ऑप और पोस्ट ऑप में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेंगे। तो प्री ऑप में क्या क्या करने हैं आपने, प्री ऑप में क्या करोगे, तो क्या करना है, मॉनिटर करना है। अरे क्या मॉनिटर करोगे, अरे मॉनिटर करेंगे किसको, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस है कि नहीं उस चीज़ को मॉनिटर करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा एनपीओ करना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है प्री ऑप में। और क्या करना है, और आपने टीपीएन देना है, टोटल पेरिंट्रल न्यूट्रिशन। पेरिफेरल लाइन से 12.5% तक टीपीएन दिया जा सकता है। इसके अलावा क्या करोगे, हाइड्रेशन थेरेपी दोगे। जनरली टीपीएन के लिए हमें सेंट्रल लाइन का ज़रूरत पड़ता है, सेंट्रल लाइन डालनी पड़ती है टीपीएन के लिए। टोटल पेरिंट्रल न्यूट्रिशन टीपीएन का फुल फॉर्म रहता है। बट क्या आप जो है पेरिफेरल लाइन से 12.5% तक, कितने परसेंट तक, 12.5% किससे, पेरीफ्री से दे सकते हो, पेरिफेरल लाइन से दे सकते हो। अरे पेरिफेरल लाइन में कौन कौन आती है, अरे पेरिफेरल लाइन में तुम्हारे वो कैनुला, कैनुला कौन कौन से होते हैं, काफ़ी कलर्स के होते हैं। सबसे बड़े की बात करूँ 16 गोज का, ऐसे देख 14 गोज भी होता है वाइट कलर का, 14 गोज वाइट कलर जो किसके काम आता है, पीआईसीसी लाइन डालने के लिए। 16 गोज किस कलर का होता है, ग्रीन। 18 गोज ग्रीन। अरे 20 गोज पिंक। अरे 22 ब्लू। अरे 24 वायलेट, जो इन्फेंट को लगाते हैं, न्यूबॉर्न को लगाते हैं वायलेट। और 26 येलो। इस तरीके से तो पेरिफेरल लाइन होती है सारी की सारी, है ना। हाइड्रेशन थेरेपी। पोस्ट ऑप में क्या क्या करोगे, पोस्ट ऑप में क्या करना है, पोस्ट ऑप में क्या करना है, तो साहब पोस्ट ऑप में क्या करेंगे, तो पोस्ट ऑप में जब तक गैग रिफ्लेक्स ना आ जाए, है ना, तब तक एनपीओ रख लेना। एनपीओ अंटिल, कब तक, नॉट गैग रिफ्लेक्स, जब तक गैग रिफ्लेक्स वापस नहीं आ रहा है तब तक एनपीओ रखना है। और उसके बाद क्या करना है, जब जो है गैग रिफ्लेक्स आ जाएगा उसके बाद क्या करनी है, स्मॉल फीडिंग देनी है। क्या करना है, स्मॉल फीडिंग फ्रीक्वेंटली, लगातार बार बार थोड़े थोड़े टाइम बाद। और बच्चे को क्या करना है, बर्प करना है। अरे क्या करना है, बर्प करना है, थप थपाते रहना है बर्प, जब फीडिंग दे रहे हो उस टाइम, ड्यूरिंग भी और आफ्टर भी, ताकि क्या हो जाए, जो है वो क्या हो जाए, बच्चे का जो एयर लिया था फीडिंग के टाइम वो तो क्या हो जाए, बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाए। और क्या हो जाए, जो जो फीड जो है, जो फ्लूइड जो है, जो आपने फीडिंग जो दी है वो क्या हो जाए, आगे की तरफ पास आउट हो जाए। तो ये सारी की सारी हमारी डिजीज़ रहती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस, एचपीएस, जिसको हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस बोला हमने, ये हमारी इंपॉर्टेंट डिजीज़ रहती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और अच्छा वीडियो लेके आएंगे, ऐसे ही कोई डिजीज़ रिलेटेड थ्योरी पोर्शन। सो आज के लिए थैंक यू, इतना ही, धन्यवाद।